सबसे पहले ये बताइए कि मानव अधिकार असल में है क्या? देखिए, मानवाधिकार कुछ ऐसे मौलिक अधिकारों का समूह है जो हर व्यक्ति को जन्म से मिले हैं, बिना किसी भेदभाव के। मतलब ये किसी सरकार की खैरात नहीं है? बिल्कुल नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी जड़ें हमारे वेदों में भी मिलती हैं, जहां समानता, न्याय और करुणा पर बल दिया गया है। अरे वाह! तो फिर ये 3 पीढ़ियों या 3 जनरेशंस का क्या कॉन्सेप्ट है जो नोट्स में दिया है? आहा, ये कॉन्सेप्ट कैरल वासक ने दिया था। उन्होंने अधिकारों को 3 पीढ़ियों में बांटा। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी। इसे ऐसे समझते हैं जैसे हम एक घर बना रहे हों। पहली पीढ़ी घर की मजबूत नींव है, यानी व्यक्तिगत और नागरिक सुरक्षा। सही कहा। बिना नींव के तो घर टिकेगा नहीं। और दूसरी पीढ़ी है उस घर के अंदर मिलने वाली सुख सुविधाएं। जैसे बिजली, पानी, मतलब हमारे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। बिल्कुल। और तीसरी पीढ़ी है आपका आसपास का स्वच्छ मोहल्ला, मतलब स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। तो एमसीक्यू के नजरिए से देखें तो मानवाधिकारों के इन 3 पीढ़ियों का विचार किसने दिया? इसका सटीक उत्तर है कैरल वासाक। परफेक्ट। अब पीडीएफ की अगली स्लाइड पे चलते हैं। दुनिया ने पहली बार इन्हें कागज पर कब उतारा? 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा के तीसरे सत्र में यूडीएचआर को अपनाया गया था। मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा, है ना? हाँ। लेकिन यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये कोई बाध्यकारी कानून नहीं था। अच्छा। तो क्या था ये बस एक प्रस्ताव के रूप में पास हुआ था। फिर भी आज दुनिया की 577 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। इसकी मसौदा समिति के अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट थे, लेकिन नोट्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हंसा मेहता का नाम भी है। उनका क्या योगदान था? यार, उनका योगदान बहुत ऐतिहासिक है। उन्होंने ड्राफ्ट में ऑल मेन शब्द को बदल के ऑल ह्यूमन बीइंग्स करवाया था। अरे वाह! मतलब एक भारतीय महिला ने सुनिश्चित किया कि महिलाओं को भी इसमें समान जगह मिले। मुझे इस बात पर बहुत गर्व है। बिल्कुल होना चाहिए। इसके बाद 1961 में वैश्विक स्तर पर एक और बड़ा कदम उठाया गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना। जो पीटर बेनिसन ने लंदन में की थी। हाँ, और इसका लोगो बहुत खास है, कांटेदार तारों में लिपटी हुई जलती हुई मोमबत्ती। हाँ, जिसका सिद्धांत है कि अंधेरे को कोसने के बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है। सही बात है। इनके काम के लिए इन्हें 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। चलिए अब इस वैश्विक मैग्ना कार्टा के अंदर चलते हैं। यूडीएचआर के 30 अनुच्छेदों को पीडीएफ में दी गई ट्रिक्स के साथ लाइन बाय लाइन याद करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 1 तो कहता है कि सभी इंसान स्वतंत्र और समान हैं। और अनुच्छेद 2 की ट्रिक है 2, मतलब 2 लोगों के बीच भेदभाव का निषेध। बढ़िया। और अनुच्छेद 3, 4 और 5 ये क्रमशः जीवन की स्वतंत्रता, दास्ता से मुक्ति और अमानवीय व्यवहार पर रोक लगाते हैं। अनुच्छेद 9 बहुत पूछा जाता है, मनमानी गिरफ्तारी का निषेध। इसकी ट्रिक है नो नो नो, मतलब मनमानी गिरफ्तारी को कहो नो। और अनुच्छेद 11 है निर्दोषता का सिद्धांत। ट्रिक है बरी होने पर 11 रुपए का प्रसाद। हाँ, ये सही है। अनुच्छेद 12 है निजता का अधिकार। ट्रिक है रात 12 बजे किसी की निजी जिंदगी खराब ना करें। एकदम दिमाग में छप जाने वाली ट्रिक्स हैं ये सब। तो अगर किसी व्यक्ति को उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे देश में शरण चाहिए तो वो किस अनुच्छेद का उपयोग करेगा? बिल्कुल, ये अनुच्छेद 14 है। और अनुच्छेद 16? ये विवाह का अधिकार है। ट्रिक है 16 साल की उम्र। और आखिरी अनुच्छेद 30? ये कहता है कि कोई भी इन मानवाधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। चलिए अब नोट्स के अगले हिस्से पर आते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC। इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में तहत 12 अक्टूबर 1993 को नई दिल्ली में हुआ था। ये एक सांविधिक निकाय है जिसका आदर्श वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिना। पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा थे। हाँ, लेकिन 2019 का संशोधन बहुत क्रिटिकल है। पहले सिर्फ CGI अध्यक्ष बन सकते थे, और अब कोई भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज बन सकता है। बिल्कुल। और कार्यकाल भी 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु कर दिया गया है। पदेन सदस्यों की संख्या भी तो 7 है ना। 2019 में दिव्यांगजनों और बाल अधिकार आयुक्तों को जोड़ा गया था। सही कहा। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की समिति की सिफारिश पर। और निष्कासन भी राष्ट्रपति ही करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद। हाँ, और ये धारा 12 के तहत जेल का दौरा भी कर सकते हैं, पर धारा 17 के अनुसार 1 साल से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकते। रुकिए, अगर इनकी सिफारिशें केवल सलाहकारी हैं
और सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, तो क्या ये बिना दांतों वाले शेर की तरह नहीं है? यार देखने में ऐसा लग सकता है, लेकिन इनकी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत होती है। अच्छा, मतलब पब्लिक शेमिंग। बिल्कुल, वो रिपोर्ट सरकारों पर बहुत भारी नैतिक और राजनीतिक दबाव डालती है। समझ गया। अब पीडीएफ की अगली स्लाइड पर फोकस करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग या यूपीएसएचआरसी। इसकी स्थापना 7 अक्टूबर 2002 को लखनऊ में हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष बालकृष्ण नारायण है। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, लेकिन यहाँ एमसीक्यू का एक बहुत बड़ा ट्रैप है। वो नियुक्ति वाला। हाँ, इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, मुख्यमंत्री की समिति की सिफारिश पर। लेकिन इन्हें हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ये एग्जाम के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है। एकदम। और धारा 30 के तहत जो मानवाधिकार न्यायालय बनते हैं, उसमें सरकारी वकील के लिए क्या शर्त है? उसके लिए कम से कम 7 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। अब जरा कुछ केस लॉ की बात करते हैं जो पीडीएफ में है। डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल केस। ये थाने में गिरफ्तारी की गाइडलाइंस तय करने वाला बहुत मशहूर केस है। और जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश केस मनमानी गिरफ्तारी पर रोक लगाता है। बिल्कुल। मतलब अगर हम इसे कनेक्ट करें तो डीके बसु केस सीधे तौर पर यूडीएचआर के अनुच्छेद 9 का भारतीय संस्करण है। वही मनमानी गिरफ्तारी को कहो नो। सही पकड़े हैं। ये कनेक्शन ही कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाता है। चर्चा को समेटने से पहले संयुक्त राष्ट्र के कुछ निकायों के फैक्ट्स देख लेते हैं। ओएचसीएचआर और यूएनएचआरसी में क्या फर्क है? ओएचसीएचआर 1993 में बना उच्चायुक्त कार्यालय है, जबकि यूएनएचआरसी 2006 में स्थापित मानवाधिकार परिषद है, जिसने पुराने आयोग की जगह ली। दोनों जिनेवा में है। और विजय लक्ष्मी पंडित भी तो यूएन महासभा की पहली भारतीय, बल्कि विश्व की पहली महिला अध्यक्ष थीं। हाँ, ये फैक्ट भी बहुत बार पूछा गया है। बच्चों के अधिकारों पर यूएन सम्मेलन के अनुसार बच्चे की परिभाषा क्या है? 18 वर्ष से कम उम्र। भारत का पॉक्सो एक्ट भी इसी से प्रभावित है। और नोट्स में एक साइरस सिलेंडर का जिक्र है। इसे मानवाधिकारों का पहला चार्टर माना जाता है। इसका यूएन की सभी 6 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो यार, ये तो हो गए पीडीएफ के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स। हमने लाइन बाय लाइन सब डिकोड कर लिया। बिल्कुल। मानवाधिकार सार्वभौमिक तो हैं, लेकिन नोट्स में एक अपवाद भी है। वो क्या? आपातकाल और शस्त्र बल। इन स्थितियों में मानवाधिकार सीमित हो सकते हैं। तो जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए एक गहरा सवाल छोड़ता हूँ। जब देश की सुरक्षा खतरे में हो, तो एक समाज के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्ति के मौलिक मानवाधिकारों के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए? क्या सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता का त्याग उचित है? इस पर सोचिएगा। जय हिंद, जय भारत।